हेलो एवरीवन। आई होप ऑल यू गाइज आर डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एमसीक्यूज फॉर द कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो वी आर हैविंग हियर क्वेश्चंस फ्रेम्ड ऑन बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिसके बेसिस पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होकर एग्जाम में आपको मिल जाए। तो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको करना ये है कि वंस यू रीड द क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक हियर इज इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स एंड हिस्ट्री। The question number 1 says, which of the following characteristics defines the data that is meaningful and suitable for decision making? And here are the options. Option A says speed, storage, and diligence. Option B, timely accuracy, completeness. Option C, input, processing, and output. And option D, volatility, non-volatility, and integrity. Now pause the video and try to solve this. I hope you reached the correct answer. The answer for this question is B, timely accuracy and completeness. The question says which of the following characteristics that defines the data that is meaningful and is suitable for making decisions. Now they are not talking about just the data, they are talking about data that is meaningful, and the data that is meaningful will be an output. अगर आप किसी मशीन को कोई रॉ डेटा देते हैं, ठीक है, रॉ डेटा अगर आप देते हैं एंड वी परफॉर्म सम ऑपरेशन यूजिंग दैट मशीन, तो जो आउटपुट आता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज यूजफुल। दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहले टाइमली, कि जब हम चाहें ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंस्टेंटली हमें अवेलेबल हो। सेकेंडली एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, कंप्लीटनेस, वो डेटा जो है वो उसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए वो। तो these three are the characteristics of this data that is meaningful and which will be used for making decisions. I hope you reached the correct answer. Now next question. The calculating tool known as Napier-Bones was significant because it was the first machine to utilize which feature? Option A, punched card for input. Option B, gears and wheels for calculation. Option C, the decimal point. And option D, fluted drums instead of gears. Again pause the video and solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer is C, the decimal point. देखिए जो नेपियर बोन्स था ये एक मशीन थी जो है जॉन नेपियर सर ने इसको डेवलप किया था। अब इस मशीन को डेवलप किया था उन्होंने टू कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया था कि ही यूज द इवोरी बोन्स, उन्होंने 9 इवोरी बोन्स को इस तरह से अलाइन किया था। सेवन, 8 and 9 and he numbered them। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे भी इसको नंबरिंग की थी। उसके बाद उन्होंने उनके डेसिमल जो है इस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी इसमें डेसिमल पॉइंट। पर्पस क्या था इस मशीन का, इसमें उन्होंने बेसिक जो उनका पर्पस था वो था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करना चाहते थे। सो दिस वाज द वेरी इनिशियल स्टेजेस में जो काइंड ऑफ कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था बाय सर जॉन नेपियर, दैट वाज कॉल्ड एज द नेपियर बोन्स, और इसको यूज किया गया था टू कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which key component technology was primarily responsible for the large size,
high electricity consumption and substantial heat generation in the first generation computers? Option A, transistor. Option B, integrated circuits. Option C, vacuum tubes. Option D, magnetic tapes. Pause the video and try to solve this question. I hope you reach the correct answer. So the answer for this question is C, vacuum tubes. क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें. Which key component technology was primarily responsible for the large size, high electricity consumption and substantial heat generation in the first generation computer? अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात हो रही है. तो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस जो कंप्यूटर्स में थे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया था. तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था एंड पंच्ड कार्ड का यूज किया गया था. तो इसमें आप देख ले, अगर जो स्टार्टिंग में जितने भी मशीन्स अबेकस वगैरह या फिर आपका ये नेपियर बोन्स, ये सारे जो स्टार्टिंग में थे, दे वर पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन में जो है वो यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स का. थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज किया गया था? उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था. देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इनमें यूज किया गया था सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जिसमें आपका एक चीज जो यूज की गई थी वो थी VLSI, विच इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो इनिशियली जो ये टेक्नोलॉजी थी वो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुई थी, बट फिफ्थ जनरेशन में जो है इसका एडवांस्ड लेवल जो VLSI का लार्ज स्केल पे यूज किया गया था, एंड ऑल्सो द पैरेलल प्रोसेसिंग. अब आप सोचेंगे VLSI क्या होता है? VLSI ये होता है जब आप डिफरेंट प्रोसेसर्स को एक सिंगल चिप पे जो है आप यहाँ पे यूज करें. जो आजकल के एडवांस्ड CPUs आ गए हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइजेस के सेमीकंडक्टर्स और जो चिप्स वगैरह में जो यूज होता है वो VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक साथ यूज करते हैं फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग. तो ये वही है. सो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है इस क्वेश्चन में. सो द आंसर इज द वैक्यूम ट्यूब्स. सो आई होप ये डिफरेंट जनरेशन्स में कौन कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी यूज की गई है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होकर आ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which generation of computers did the widespread development of networks and internet occur, accompanied by the evolution of new trends in graphical user interface and the mouse? Now, option A, second generation, option B, third generation, option C, fourth generation, and option D is fifth generation. Now, pause the video and try to solve this question. I hope you got the correct answer. So, the answer is fourth generation. Now they are saying in which generation of computers widespread networks and internet जो है वो डेवलप हो गया था और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है एवोल्यूशन हुआ था, एज वेल एज द माउस. सो इट वाज इन द फोर्थ जनरेशन, जब यहाँ पे GUI जो VLSI टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो है एडवांस लेवल जब यूज करना शुरू किया गया था. So the answer is fourth generation. Next question. Which example represents a computer from the fifth generation characterized by the use of VLSI and nanotechnology along with parallel processors?
And options are UNIVAC TBM 701, option B IBM 730, option C Cray 1, and option D is Param. Again pause the video and try to solve this. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is Param. देखिए फिफ्थ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करी गई है. अब डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स डेवलप करे गए और उनको कुछ नेम असाइन किए गए. तो उन्हीं में से ही कुछ नेम्स जो है एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं. तो ये परम जो है ये 5th जनरेशन में आता है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय इंडिया. क्रे जो है वो आपका 4th जनरेशन में आता है. IBM जो है आपका 2nd जनरेशन में आता है एंड दिस यूनिवैक TBM जो है वो 1st जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फैक्ट्स हैं जिनको आप दिमाग में थोड़ा रख सकते हैं. कभी कभार ये आ जाते हैं नेम एग्जाम में, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए दैट दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which major technological advancement characterized the 2nd generation of computers, leading to them being faster, smaller, and more energy efficient than their predecessor? Option A is integrated circuit made from semiconductor material. Option B is transistors. And option C, very large scale integration technology. Option D is parallel processors. Try to solve this question and then we will discuss the answer. Okay, so the answer for this question is B, transistors. ठीक है, 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर्स और दूसरा मैग्नेटिक टेप्स का जो है वो यूज किया गया था. अब इनके एडवांटेज ये था कि फर्स्ट जनरेशन जो कि बहुत ही लार्ज साइज के हुआ करते थे, हाई एनर्जी कंज्यूम करते थे और काफी ज्यादा जो है स्लो प्रोसेस था उनका. जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हुई इन 2nd जनरेशन, दीज ऑल फीचर्स गॉट इम्प्रूव्ड और जनरेशन बाय जनरेशन ये और एडवांस्ड और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती गई. तो यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी का, वो दैट इज ट्रांजिस्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ था 2nd जनरेशन में. ठीक है, so this is the major technological advancement that was used in 2nd generation of computers. Alright, next question. The 3rd generation of computers primarily use which component for processing? The answer is integrated circuits from semiconductor material. Vacuum tubes जो है वो कहाँ यूज हुए थे? 1st जनरेशन में. ट्रांजिस्टर्स 2nd जनरेशन में यूज हुए थे. इंटीग्रेटेड सर्किट्स made from semiconductor material was used in 3rd generation. And this VLSI and nanotechnology, this forms the part of 5th generation computers. I hope you got the correct answer because this is, ये पहले जितने क्वेश्चंस देखे हैं अब तक एक आपको दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए. So this should be easy for now. Next question. The analytical engine developed by Charles Babbage in 1830 used what medium for input? Option A, magnetic tapes. Option B, fluted drums. Option C, punched card. Option D, ivory strips. Pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is punched card. देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिटिकल इंजन जो कि एक डिवाइस दैट वाज डेवलप्ड बाय सर चार्ल्स बैबेज इन 1830. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इनिशियल स्टेजेस ऑफ जब कंप्यूटर डेवलप हो रहा था. चार्ल्स बैबेज को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी बोलते हैं. राइट, अब इन्होंने क्या किया था कि
यहाँ पे पंच कार्ड का इन्होंने यूज किया था टू डेवलप दिस मशीन, और पंच कार्ड के थ्रू जो है इस मशीन में इनपुट्स को लिया जाता था, राइट। सो इसको अच्छे से दिमाग में रखना है कि दैट चार्ल्स बैबेज यूज पंच कार्ड फॉर एनालिटिकल इंजन, ऑलराइट। और इस मशीन का मेन पर्पस ये था दैट नंबर्स के थ्रू कोई भी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करना इन्होंने इस मशीन के थ्रू जो है वो डेवलप किया था। और पहली बार परमानेंट जो है मेमोरी यूज की गई थी टू स्टोर द आउटपुट यूजिंग दिस डिवाइस। दैट मच इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। सो इतना एक आइडिया होना चाहिए हमें कि ये डिवाइस क्यों यूज किया गया था और इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई थी। मूविंग ऑन to the next question, which says what distinguishes the speed and component of fifth generation computers compared to the fourth generation. Option A is use of vacuum tubes and batch operating system. Option B is use of transistor and time sharing operating system. Option C is use of VLSI and nanotechnology along with parallel processors. And option D, use of integrated circuits and high consumption of electricity. Again, try to solve and then we will discuss that. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is C. Use of VLSI and nanotechnology along with parallel processors. देखिए फिफ्थ और फोर्थ जनरेशन में जो है डिफरेंस ये है कि फिफ्थ जनरेशन में जो एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मशीन कंप्यूटर एडवांसमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया था कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। उनकी जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। देन पैरेलल प्रोसेसिंग, ये बहुत ही एडवांस लेवल पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में है एज कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। दूसरा, मल्टीपल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म एट द सेम टाइम बाय द इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो फिफ्थ जनरेशन को फोर्थ जनरेशन से एडवांस बनाती हैं। Now, nanotechnology and VLSI, very large scale integration, भाई different microprocessor are used in a single chip, है ना, उनको एक साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी। एंड देन नैनो टेक्नोलॉजी, स्मॉल साइज हो गया है कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स का। तो ये सारी एडवांसमेंट जो है यही डिफरेंस है that distinguishes the speed and component of the fifth and fourth generation. Now, अगर आप दूसरे ऑप्शंस को अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रहा है यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तुम्हें पता है कि दैट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, राइट, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, ये ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहा है सेकेंड ऑप्शन में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन का पार्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड, डी ऑप्शन कह रहा है यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो integrated circuits and high consumption of electricity, it forms the part of third generation computers. तो अगर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इन ऑप्शंस को तो भी आप करेक्ट आंसर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस इन द पेपर। लिमिटेड नॉलेज से आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। सो मूविंग ऑन, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now, next topic is types of computers. The question is, which characteristic accurately defines an analog computer? And the options are A, it works with data represented in binary zeros and ones and performs fast, accurate results. B, it supports hundreds of users simultaneously and performs specialized large-scale applications. Option C, it stores data continuously in the form of physical quantities and generally produces output as a graph. And option D, it combines features of digital accuracy with parallel processing capability.
Pause the video and solve it. I hope you reached the correct answer. So the answer is C. 1 second. C. It stores data continuously in form of physical quantities and generally produce the output as a graph. Now in this question they are asking about what characteristic accurately defines an analog computer. Now दो तरह के कंप्यूटर्स हमें पता है जो डेवलप हुए हैं, इनिशियली एनालॉग कंप्यूटर और अब एक डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं that they stores the data in form of physical quantities. Physical quantities जैसे कि वोल्टेज हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया या फिर टेम्परेचर, ये सारी चीजें, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, है ना। एंड दे प्रोड्यूस द आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, इस तरह से। वेयर एज द डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो डेटा है दैट आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बाइनरीज, 0 और 1 की फॉर्म में, और वो कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं उनका रिजल्ट कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। अब आप अगर ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे तो भी आप करेक्टली इसके आंसर तक रीच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं, it says that it works with data represented in binary zeros and ones and performs fast accurate result। तो अगर आपकी लिमिटेड नॉलेज भी है इस क्वेश्चन को रिलेटेड, आपको पता है एनालॉग कंप्यूटर्स इनिशियली डेवलप किए गए थे और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आए थे। हियर दे आर सेइंग दैट दे परफॉर्म फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये अगर आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी रखें कि ये एडवांस लेवल आगे जाकर ये फीचर्स जो है वो डेवलप हुए होंगे, एक्यूरेसी वगैरह, तो आप इस ऑप्शन को इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन सेज इट सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये बहुत ही एडवांस्ड स्केल की जो है कैरेक्टरिस्टिक है एंड परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड लार्ज स्केल एप्लीकेशन, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता है। Then option D says it combines features of digital accuracy with parallel processing capability. This also sounds very advanced level का जब आप मशीन डेवलप हो जाती है तब, तो इस ऑप्शन को भी आप इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर्स जो है वो इजीली रीच कर सकते हैं इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली इन द एग्जाम। आप दो बार एटलीस्ट जो है क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, उसके बाद आप उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर यूज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन such as petrol pump that converts continuous measurement of fuel flow into discrete quantities and prices is an example of A. Digital computer, B. Hybrid computer, C. Analog computer, and D. Special purpose computer. Pause the video and solve it. Okay, so the correct answer for this question is B. Hybrid computer. Now here they have given एक एप्लीकेशन दी है कि पेट्रोल पंप्स पे किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सच एज पेट्रोल पंप, तो वहां पे किस तरह का कंप्यूटर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है दैट कन्वर्ट्स कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो डिस्क्रीट क्वांटिटीज की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा है। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, लीटर्स में कैलकुलेट होता है कि कितने लीटर पेट्रोल है, राइट। और प्राइसेस ये तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। पर अगर आप देखेंगे कि वहां पे इस तरह से डिजिटली भी डिस्प्ले किया जाता है उसको, तो वो क्या हो गया, वो डिजिटल फीचर्स हो गया। सो ये दोनों ही फीचर्स कंबाइन अगर जाए तो ये आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। जब आप एनालॉग कंप्यूटर की फीचर और डिजिटल कंप्यूटर्स की फीचर, इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आते हैं कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर की फॉर्म होते हैं वो।
डिजिटल कंप्यूटर्स में आप सिर्फ डिजिटली देख सकते हैं, है ना, जो ये डिस्प्ले है ये सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर्स में सिर्फ आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे कितना लीटर हो गया, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना ये सारी चीजें। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में एक ही प्रोग्राम जो है स्पेसिफिकली असाइन कर दिया गया है कि अगर मान लो प्राइस मेजर करना है तो सिर्फ प्राइस ही मेजर करेगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है उसके लिए प्रोग्राम उसमें एम्बेडेड है तो बस वही एक काम करेगा। तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिस टाइप का कंप्यूटर यूज किया जाता है वो आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, एंड जो आंसर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आप कैसे डिकोड करना है क्वेश्चंस को। ये बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको अगर ध्यान से समझें और ऑप्शंस को एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which category of computers is designed to solve specific pre-programmed problems such as an aircraft control system or electronic voting machine? Options are A. General purpose computer, B. Microcomputer, C. Special purpose computer, and D is workstation. Solve this question and we will look at the answer. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is C. Special purpose computer. देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी का कंप्यूटर है जो डिजाइन किया जाता है टू सॉल्व स्पेसिफिक प्री प्रोग्राम प्रॉब्लम सच एज एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम एंड ईवीएम मशीन्स। जब स्पेसिफिक वर्ड का यूज होता है इसका मतलब ये है कि वही पर्टिकुलर चीज के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के, ठीक है। बाकी जनरल पर्पस कंप्यूटर पे इसका ये होता है कि आप इस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो रन कर सकते हैं, जैसे आपका पीसी हो गया। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल साइज ऑफ कंप्यूटर, ये भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर के लिए नहीं यूज होता है। थर्ड वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन जो है मल्टीपल यूजर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक साथ इसे यूज कर सकते हैं। So this is also not designed to solve specific pre-programmed problems. अब आप अगर एग्जाम्पल्स इसमें जो दिए हैं उसके थ्रू इसे सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस मशीन में जो प्रोग्राम एम्बेडेड है दैट विल बी यूज ओनली टू वोट देने के काम ही आएगा वो मशीन। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको आप किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो असाइंड है वो प्रोग्राम उस टाइप की मशीन जो है वो आती है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। So I hope you understood this question. This was a very interesting question to be honest. Moving on to the next question, which is says identify the computer type that uses architectural principles from parallel and grid processing, performing calculation in billions and trillions per second and is crucial for weather forecasting and scientific simulations. Option A is mainframe computer, option B is mini computer, option C is supercomputer, and option D is microcomputer. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is supercomputer. यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे कंप्यूटर्स की जो कि पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग कर सकता है, that can perform calculations in billions and trillions per second, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डेटा को जो है वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। पर सेकेंड स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, ठीक है। और हाई लेवल एप्लीकेशंस जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस, इसमें इसका यूज किया जाता है। दैट ऑल कम्स अंडर द सुपर कंप्यूटर टाइप। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स की। Okay, so moving on to the next question. What distinguishes a workstation from a typical personal computer?
Option A, personal computers are designed for multi-user, multitasking environment, while workstations are single-user. Option B, workstations are generally faster, possesses a larger RAM, have high-speed graphics adapters designed for technical and scientific applications. Option C, PCs typically use specialized application software, while workstations use general-purpose software. Option D, workstations are generally inexpensive and used primarily for internet surfing and games. Again, pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is B. Workstations are generally faster, possesses larger RAM and have high-speed graphics adapters designed for technical और scientific applications. देखिए, वर्कस्टेशंस जो हैं ये मल्टी यूजर होते हैं। आपने देखा होगा कि गेम्स खेलते हैं जब हम लोग वर्क स्टेशंस पे गेम्स खेले जाते हैं, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स एक साथ खेल रहे होते हैं उस कंप्यूटर्स पे। वेयरएज अगर पीसी आप देखें तो ये सिंगल यूजर होता है, एक बार में एक पीसी पर एक ही इंसान काम कर सकता है ना। हमारे पर्सनल लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, तो उसमें एक सिंगल यूजर ही उस पर वर्क कर सकता है एक बार में। वर्क स्टेशंस दे आर मल्टी यूजर। दूसरा ये है कि वर्क स्टेशंस दे यूज लार्जर रैम, ज़्यादा मेमोरी यूज करते हैं, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्राफिक्स इनका ज़्यादा एडवांस्ड होता है, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तीसरा ये है कि जो वर्क स्टेशंस होते हैं दे आर एक्सपेंसिव, they are very expensive and they use specialized software. ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किसी गेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर आएगा। अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च या फिर कुछ और पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। जबकि आप पीसी में देखेंगे तो आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो अब आप देखेंगे अगर ऑप्शंस को भी आप रीड करेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है द पीसीज आर डिजाइन फॉर मल्टी यूजर। नो, वर्क स्टेशंस आर डिजाइन फॉर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, और जो पीसीज होते हैं वो सिंगल यूजर होते हैं। ऑप्शन सी सेज दैट पीसीज टिपिकली यूज स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हाइल वर्क स्टेशन यूज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये फिर से ऑपोजिट स्वैप कर दिए गए हैं। Option D, workstations are generally inexpensive and used primarily for internet surfing and games. देखिए ये तो सही है कि ये गेम्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, बट ये एक्सपेंसिव होते हैं ना कि इनएक्सपेंसिव, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो गेट्स रॉन्ग, ये भी गलत है। आंसर इज बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is example of general purpose computer? Option A, electronic voting machine. Option B, aircraft control system. Option C, a smartphone running Android. And option D, a dedicated industrial control system. Pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is C, a smartphone running Android. देखिए जनरल पर्पस क्वेश्चन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको डिजाइन नहीं किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल है एक स्मार्टफोन जो आपके हैंड में है, एंड्रॉयड, जो आप हर वक्त यूज कर सकते हैं। उस पर आप डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आप उस पर माइक्रोसॉफ्ट सूट यूज कर सकते हैं,
और भी डिफरेंट एप्स तो उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर द जनरल पर्पस कंप्यूटर। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये क्या होता है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है। एक स्पेसिफिक प्रोग्राम इसमें जो है ऑलरेडी एम्बेडेड है, उसके उसके लिए ही ये बस काम कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सिर्फ वोटिंग के लिए यूज की जा सकती है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम ये भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के लिए आता है, अंदर ही आता है, इसको और आप कहीं नहीं यूज कर सकते। डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम ये हाइब्रिड में आता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज और प्लस प्लस इसमें डिजिटल फीचर्स दोनों ही होंगे, तो ये आपका हाइब्रिड में आ जाता है ना। तो इस तरह से इसका आंसर है स्मार्टफोन रनिंग एंड्रॉइड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, सो आई होप you reached the correct answer. Moving on to the next topic, which is the basic computer organization, architecture and memory. So the first question is, which component of the CPU is responsible for obtaining instructions from memory, interpreting them and directing the operation of all other part of the computer without carrying out any actual data processing or storage? Option A is arithmetic logic unit. Option B is memory unit. Option C is control unit. And option D is register memory. Pause the video and solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is C, control unit. देखिए, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ना, उसमें क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले तो हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और फिर वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। उसके बीच में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो आपका बीच में आता है, ओके, सो दूसरा आता है आपका मेमोरी यूनिट। और तीसरा आपका, सॉरी, जिसमें आता है आपका मेमोरी यूनिट, और यहाँ पे ALU। तो जो भी आपका जो ये सारे फंक्शंस हैं कि इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें जो ये काम है, दैट obtains the instructions from the memory, interprets them, directing the operations to all the other part without carrying out any actual data processing or storage, ये सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आता है। ऑलराइट, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। मेमोरी यूनिट का काम ये होता है, ये स्टोर करता है डेटा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या किसी भी अनदर मेमोरी में। तो ये देखिए, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट कैरिंग आउट एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में तो प्रोसेसिंग हो रही है। दूसरा मेमोरी यूनिट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टोरेज भी यूज कर रहा है। तीसरा है रजिस्टर मेमोरी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन टेम्परली यूज की जाती है रजिस्टर्स में। और CPU, जहां से CPU जो है इंस्टेंटली फेच कर सकता है। तो ये तीनों ऑप्शंस इस तरह से ये तो कैंसिल होगा, तो आंसर विल बी द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इस तरह से भी आप आंसर रीच कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जो है वो ध्यान से पढ़े and then look at the options carefully. I hope you reached the correct answer. Moving on to the next question, which says, which key characteristics distinguishes the static random access memory from dynamic random access memory? Option A is SRAM is more economical and must be constantly refreshed. Option B is SRAM is faster, less volatile and doesn't need to be refreshed like DRAM. Option C says SRAM uses a volatile memory approach while DRAM is non-volatile. And option D says SRAM is primarily used for the boot process.
BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है. So pause the video and try to solve this, and then we will look at the answer. I hope you reached the correct answer. So the correct answer is B. SRAM is faster, it is less volatile, and does not need to be refreshed like DRAM. देखिए, characteristics पूछ रहा है क्वेश्चन में. That distinguishes the static random access memory and dynamic random access memory. देखिए, static random access memory, static का मतलब क्या है? जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने जिस मेमोरी का यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये दोनों ही रैम के टाइप्स हैं. एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब रैम में जो स्टैटिक वाला जो मेमोरी है दैट विल बी नॉन वोलाटाइल. जो लॉन्ग टाइम के लिए हमने जो डेटा स्टोर किया है जो कि उड़ नहीं सकता पावर लॉस होने की वजह से, वो सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ करते हैं? एसआरएएम में. लेकिन जो डायनेमिक रैम है ये वोलाटाइल डेटा जो है वो स्टोर करता है कि अगर पावर कट हो गई तो वो डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है. और ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड भी होता रहता है. जो अपडेशन होते हैं, अपडेट हो रहा है अगर डेटा, बार बार उसमें कुछ और चेंजेस आ रहे हैं तो इसको टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी करना पड़ता है ताकि जो है रिडंडेंट डेटा ना हो जाए, पुराना डेटा ना हो जाए. ऑलराइट. सो ये कुछ फीचर्स होते हैं इनके. तो ये रिफ्रेश किया जाता है, रिफ्रेश्ड, नॉट रिफ्रेश्ड, ठीक है. Now look at the option. The first option says SRAM is more economical and must be constantly refreshed. So SRAM पहली बात तो it is more costly. This is more costly. यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि मेमोरी है लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए चाहिए तो ये कॉस्टली होगी. एंड दिस इज लेस, मोर इकोनॉमिकल. सेकेंड, मोर इकोनॉमिकल. तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया क्योंकि DRAM मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड. ये फीचर DRAM का. सेकेंड ऑप्शन सेज SRAM इज फास्टर, लेस वोलाटाइल एंड डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक DRAM. ठीक लग रहा है ये ऑप्शन. Third option says SRAM uses a volatile memory approach while DRAM is non-volatile. स्वैप कर दिया गया है दोनों को तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. SRAM is primarily used for boot process, basic input output. नहीं, DRAM का यूज किया जाता है इसमें क्योंकि देखिए हर बार इनपुट डिफरेंट दे रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट आएगा, फिर दूसरा इनपुट देंगे, दूसरा आउटपुट आएगा. तो बूट प्रोसेस में इसका यूज नहीं किया जाता है. So this option also becomes incorrect. I hope you reached the answer. ठीक है. Next question. Cache memory. Let me remove this. Okay. Next question says cache memory is used to speed up system performance. ठीक है. How does it achieve this acceleration? Option A says it by permanently storing the operating system data in a non-volatile medium. Option B says by holding frequently used data and programs closer to the CPU, reducing the need to access the slower primary memory. Option C by allowing the operating system to control all physical memory and swap the data to the hard disk when necessary. And option D says by storing the MAC address and other configuration details on the NIC chip. Now pause the video and solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is B. By holding frequently used data and programs closer to the CPU, reducing the need to access the slower primary memory. देखिए जो हमारा कंप्यूटर है उसमें ना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज का यूज किया गया है, ठीक है. तो जैसे हमारा CPU है, अब इसको कोई भी ऑपरेशंस किसी भी डेटा पर परफॉर्म करना है तो उसके लिए उसे चाहिए वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए.
तो ये वो इंफॉर्मेशन कहाँ से फेच करता है, मेमोरी से फेच करता है, ठीक है। तो जो इसके नियरेस्ट है वो इसके रजिस्टर्स होते हैं, सॉरी कैच होते हैं, कैच मेमोरी। और सीपीयू के ही अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी है, जो अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो बीच में कुछ ऑपरेशन रुक गया और बचे हुए ऑपरेशन को बाद में परफॉर्म करना है उसी डेटा को यूज करके, तो टेम्पररी पीरियड के लिए उस डेटा को वो उस रजिस्टर में जो है वो स्टोर कर देता है, जो कि सीपीयू के ही अंदर होता है। लेकिन जो मेमोरी इमीडिएट एक्सेस पर सीपीयू के होती है वो होती है कैच मेमोरी। उसके बाद हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी, राइट। देन कम्स द सेकेंडरी मेमोरी। तो कुछ इस तरह से डिस्टेंस है कि कौन सी मेमोरी सीपीयू के कितने पास है, कितने फ्रीक्वेंटली वहां से आप डेटा फेच कर सकते हैं। कैच मेमोरी का जो है ये स्पीड अप करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को। अगर डेटा इंस्टेंटली मिल जाए यहाँ से तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मेमोरी सीपीयू की, है ना। उसको टाइम नहीं लगेगा प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फेच करने में। सो वो ये कैसे करता है, वो करता है कि इसको बाय होल्डिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड प्रोग्राम्स क्लोजर टू द सीपीयू, रिड्यूसिंग द नीड टू एक्सेस लोअर प्राइमरी मेमोरी। कोई डेटा जो बार बार यूज किया जा रहा है उसको कुछ टाइम के लिए कैच में जो है स्टोर कर दिया जाता है एंड सीपीयू उसका वहां से यूज कर सकता है। वंस द ऑपरेशन गॉट कंप्लीटेड कैच से वो डेटा रिमूव हो जाता है। तो ये काम है कैश मेमोरी का। ऑलराइट, अभी अगर आप और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज बाय परमानेंटली स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा इन अ नॉन वोलाटाइल मीडियम। परमानेंटली तो कैच नहीं करता, ठीक है। दूसरा ये वोलाटाइल मेमोरी है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी सेज बाय अलाउइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल ऑल फिजिकल मेमोरी एंड स्वैप द डेटा टू द हार्ड डिस्क व्हेन नेसेसरी। ये कैच का काम नहीं है, ठीक है, to swap the data to the hard disk or control all the physical memory, नहीं। Then option number D, by storing the MAC address and other configuration details on an IC chip. Now storing the MAC address, this is the work of registers, ये register का काम है, ये कैच का काम नहीं है, ठीक है। So this option is also wrong. Now moving on to the next question. The arithmetic logic unit ALU consists of arithmetic section and logic section. What is the fundamental function of arithmetic section? Option A says comparing, selecting, matching and merging of data. Option B, performing Boolean operations like AND, OR, XOR and NOT. Option C, controlling the transfer of data and instructions among the computer units. And option D, performing operations like addition, subtraction, multiplication and division. Pause the video and try to solve this question. Okay, I hope you reached the answer. The answer for this question is option number D, performing operations like addition, subtraction, multiplication and division. देखिए, ALU यूनिट का काम ये है कि इट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डेटा, ठीक है। अब अरिथमेटिक सेक्शन में आता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। दूसरा है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में आपका कौन सा आता है, बुलियन ऑपरेशंस आते हैं लाइक एंड, और, जोर एंड नॉट। सो दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लॉजिकल सेक्शन। तो ये तो कट हो गया। दिस ऑप्शन ए कह रहा है कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। दिस इज नॉट द फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी तो हमने देख ही लिया, लॉजिक सेक्शन का काम है ये। ऑप्शन सी से इज कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग द कंप्यूटर यूनिट्स, नहीं, ये ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है ये कंट्रोल यूनिट का काम है, ये इसका काम ही नहीं है एएलयू का। सो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following memory types. First, cache memory. Second is solid state drive. Third is random access memory. Fourth is CPU registers.
How many of the above are classified as volatile memory? Data is lost when power is removed. Options are only 1, only 2, only 3 and only 4. Again pause the video, try to solve the question, reread if you don't understood it once, और उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर. I hope you reached the answer. So the answer for this question is C, only 3. Read the statement again. How many of the above are classified as volatile memory? और बता भी रहा है कि data is lost when power is removed. ये इसका मतलब है. अब वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो पावर कट हो जाए तो उसमें जो डेटा है दैट ऑल गेट वैनिश्ड, वो उड़ जाए. तो ये तो वही मेमोरी होगी ना जिसमें टेम्पररी डेटा स्टोर किया गया है. परमानेंटली अगर स्टोर किया गया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वो उसमें तो वोलेटाइलिटी फीचर नहीं होता. तो वो किस में आता है? आपका कैच होता है एक, तो दूसरे आपके रजिस्टर्स होते हैं, और तीसरी आपकी रैम होती है. रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं इसे. ठीक है, जिन पे अभी करंटली ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा रहा है, जिनका यूज किया जा रहा है. तो दे आर एट इमीडिएट एक्सेस ऑफ द सीपीयू, और उसमें वो जो डेटा जो टेम्परली स्टोर किया जाता है वो रखा गया है. अगर पावर कट हो जाती है तो ये इनमें से ही सारा डेटा उड़ेगा. जबकि अगर आप देखें सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर आपकी ऑप्टिकल ड्राइव हो गई, ये भी एक एग्जाम्पल है. दीज ऑल कम्स अंडर सेकेंडरी मेमोरी. इनमें परमानेंटली डेटा स्टोर किया जाता है. ठीक है, दूसरा ये नॉन वोलाटाइल होते हैं. तो ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. सॉलिड स्टेट ड्राइव इज नॉट अ वोलाटाइल मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी है जो कि परमानेंटली स्टोर किया गया है जिसमें डेटा. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 3. All right, moving on to the next question. The main circuit board that connects the CPU, the memory, hard drives, optical drives, and expansion cards serving as a backbone of the computer is known as the A. Microprocessor, B. Application server, C. Motherboard, and D. Arithmetic logic unit. Pause the video and solve this question. I hope you got the right answer. So the answer for this question is C. Motherboard. Now ये जो है ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, फिर आपकी मेमोरी आ गई, हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल ड्राइव, ये सारी चीजें जो है उसमें एक ही बोर्ड जो प्रिंट पे जो जिस पे होती हैं कनेक्टेड, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड. तो ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जिसमें आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, एक्सपेंशन कार्ड, ये सारी चीजें जो है वो एक साथ कनेक्टेड होती है, और इसको बोलते हैं द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. वेयरएज माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसका ही पार्ट है, इसमें ही माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड होता है कहीं पे. एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंट सर्वर्स कनेक्ट किए जाते हैं. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. मदरबोर्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द program counter register within the CPU? Option A, temporarily holds the data being processed by the CPU. Option B, holds the address of the next instruction to be fetched. Option C, temporarily stores the result of arithmetic or logic operations. And option D, holds the current instruction being executed. Pause the video and solve the question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is holds the address of the next instruction to be fetched. Option B. देखिए रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसी में से एक टाइप है प्रोग्राम काउंटर.
सो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड बाय द सीपीयू। कौन सा दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू फेच करेगा। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जो रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू में ही होते हैं, ठीक है। ये टेम्पररी मेमोरी होती हैं जो कि सीपीयू यूज करता है टू स्टोर द डेटा व्हाइल इट परफॉर्मिंग द कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है अगर, तो जिस डेटा का इस्तेमाल वो कर रहा है उस टाइम, या जिस डेटा का इस्तेमाल उसको चाहिए टू कंप्लीट द प्रोसेस, वो रजिस्टर्स में स्टोर करता है। अब रजिस्टर्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक आपका आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक, एक आता है एक्यूमुलेटर। So these all are the types of registers. उसी में से प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि दैट इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। अब इसमें जो ऑप्शन दूसरे दिए हैं, टेम्परली होल्ड द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, तो टेम्परली जो डेटा होल्ड करता है दैट विल बी डन बाय मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। Then temporarily store the result of arithmetic and logic unit. This is done by accumulator. Holds the correct instruction being executed. This is done by instruction register. ठीक है, तो इस तरह से आप इनके फंक्शंस जो है वो, पर्पस क्या है किस किस रजिस्टर का, वो दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। I hope you reached the correct answer. Moving on to the next question, which says, which term refers to the unused memory space on the hard disk that is utilized by the operating system when application require more RAM than is physically installed? And the options are A, cache memory, B, secondary memory, C, protected memory, and D is virtual memory. Pause the video and solve this. Okay, I hope you reached the answer. So the correct answer is D, virtual memory. देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है यूज किया जाता है ऐसे मेमोरी स्पेस के लिए जो हार्ड डिस्क दैट यूटिलाइज टू बी अनयूज्ड मेमोरी स्पेस जो हार्ड डिस्क पे बचा है उसको यूटिलाइज करने के लिए। सो द आंसर इज वर्चुअल मेमोरी। देखिए, हार्ड डिस्क में ना कुछ ना स्पेसेस जो है, जो डेटा जो जिनमें कोई डेटा स्टोर नहीं है, उनका अगर आप यूज करना चाहते हैं बाद में किसी पर्पस के लिए, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। जो कि ऐसे ही किसी काम की थी नहीं पहले, बाद में हमें शॉर्टेज पड़ी जब मेमोरी की, तो हमने जो स्पेस डिस्क पर अवेलेबल है उसको यूज कर लिया, उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। सो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा टर्म है दैट रेफर टू द अनयूज्ड मेमोरी स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एप्लीकेशन रिक्वायर मोर रैम देन इज फिजिकली इंस्टॉल्ड। अब देखिए, दूसरे टाइप के जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी तो टेम्पररी मेमोरी है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। अगर सीपीयू को इमीडिएट एक्सेस करना है कहीं से डेटा, तो कैश मेमोरी का यूज करेंगे, उसमें डेटा जो स्टोर्ड है। सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क पे है मेमोरी, उसको ही बोलते हैं। प्रोटेक्टेड मेमोरी ये है कि इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी है, अगर इतना पार्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क पे दिया गया है, तो वो इंफॉर्मेशन इतने ही स्पेस में स्टोर होगी, तो उसका जो साइज है बहुत ही लिमिटेड होता है। एलोकेशन इज वेरी वेरी लिमिटेड, कि उतने ही स्पेस में जो है वो इंफॉर्मेशन इतनी स्टोर की जाएगी, तो वो प्रोटेक्टेड मेमोरी में आता है। जबकि वर्चुअल मेमोरी में जो है वो ये होता है कि अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है इतनी फिजिकल मेमोरी, और आपको पता है कि अनयूज्ड मेमोरी स्पेस अवेलेबल है हार्ड डिस्क पे, तो आप उसको यूज करने के लिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें तो वो आता है आपका वर्चुअल मेमोरी में।
Moving on to the next question, what is the function of instruction register within the CPU? ये भी एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने अभी ऊपर देखा था, ये उसी पे क्वेश्चन है ये. ऑप्शन ए इज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, होल्ड्स द current instruction being executed. C is temporarily holds the data being processed by the CPU. And option D temporarily stores result of arithmetic and logic operations. Solve the question and then we will look at the answer. So this was a easy, I think. अब तो easy होगा ये question solve करना. So the answer is B, holds the current instruction being executed. ये अभी हमने ऊपर देखा था, hold instruction of next instruction, holds address of next instruction. This was done by program counter. Alright. Temporary holds the data being processed. Temporarily stores the result of arithmetic logic operations. इनमें से कोई नहीं है ये. Answer is B. Next question is, what is the fundamental difference between the primary memory, which is main memory, and secondary memory in terms of CPU access? Option A says primary memory is volatile while secondary memory is non-volatile. Option B is primary memory is internal while secondary memory is external. Option C is CPU can access primary memory directly, but secondary memory data must first be copied into primary storage. And option D says secondary memory is always faster than the primary memory. Solve the question and then we will look at the answer. Okay, I think you got the right answer. So the answer is C. The CPU can access primary memory directly, but secondary memory data must be first copied into primary memory. देखिए, हमने ऊपर देखा था ये डायग्राम इस तरह से जो मैंने बनाया था कि जो CPU है उसमें अंदर आपको रजिस्टर्स होंगे, then comes the cache memory, then comes your primary memory, and then comes the secondary memory. So देखिए, अगर हमें डेटा सेकेंडरी मेमोरी से चाहिए, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि CPU डायरेक्टली डेटा सेकेंडरी मेमोरी से फैच कर सकता है. नो, द डेटा विल फर्स्ट गेट कॉपी टू द प्राइमरी मेमोरी और फिर प्राइमरी मेमोरी से द CPU कैन गेट द डेटा. तो ये एक चेन है, यहाँ पे इस तरह से काम होगा. डायरेक्टली जो है CPU कैन नॉट गो टू द सेकेंडरी मेमोरी और वहां से आप डेटा जो है फैच कर ले. तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जैसे प्राइमरी मेमोरी में वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा जिस एड्रेस पे सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा जो है वो स्टोर्ड है, राइट, इस तरह से. एंड दैट द एड्रेस इज यूज्ड टू गेट द डेटा बाय द CPU. तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है जब आपको डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी से फैच करना हो. तो ये अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी सारे स्टेटमेंट भी सही लग रहे हैं. जैसे ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल. सही है ये ऑप्शन, आपको लगेगा कि यही आंसर सही है. देन सेकेंड ऑप्शन से प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल, सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल. ये भी ठीक लग रहा है. देन ऑप्शन डी से सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी. ये तो रॉन्ग है, ठीक है. अब आप वापस से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए. द स्टेटमेंट इज सेइंग व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस. सिर्फ डिफरेंस नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताओ, और ये भी बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ CPU एक्सेस. क्वेश्चन स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में. अब अगर आप इन ऑप्शंस को वापस देखें कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो इन टर्म्स ऑफ CPU एक्सेस ये तो ऑप्शन गलत हो गया. Then option B says primary memory is internal and secondary memory is external. ये भी CPU एक्सेस के हिसाब से नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई मेजर फंडामेंटल डिफरेंस तो लग नहीं रहा. प्राइमरी मेमोरी इंटरनल है तो उससे क्या डिफरेंस पड़ेगा.
लेकिन अगर ऑप्शन सी देखें तो CPU कैन एक्सेस प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली, यहाँ पर CPU की बात हो रही है, but the secondary memory data must first be copied into primary storage. Now, now this makes sense कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इवन व्हेन डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यू विल एंड अप टिकिंग द रॉन्ग ऑप्शन। तो स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ओनली यू कैन रीच द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस और आपको समझ में भी आया होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट हमारा इसका कंटिन्यू जो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑन द पेड ग्रुप। तो इन द नेक्स्ट सेशन जो है जिसमें हम 26 से लेके 50 तक जो न्यू सेट होगा उसको कवर करेंगे और मे बी मोर देन दैट। Till then, thank you so much for being this long in this video. I hope you like the session. Thank you so much.